हेलो ऑल सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स कंटिन्यू कर रहे हैं मॉड्यूल के क्वेश्चंस के साथ एंड वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 4 दैट इज थ्योरी ऑफ मार्केट्स। पहला क्वेश्चन है इन द टेबल गिवन बिलो व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस। बेटा इक्विलिब्रियम समझते हो ना, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाता है। तो इस पूरी टेबल में डिमांड सप्लाई बराबर हो रहा है, प्राइस ऑफ रुपीज 4 एंड दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन इज 4 रुपीज, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 देके रखा है assume that when the price is रुपीज 20, प्राइस का पर्यायवाची होता है AR, 20 का प्राइस है at units 9 and when the price is रुपीज 19, तो 10 यूनिट्स डिमांड की जा रही है। तो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन अपने को मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, कितना चेंज आया है रेवेन्यू में 9 से 10 यूनिट्स के बीच में। तो बेटा एमआर डायरेक्टली तो निकलता नहीं है एआर से, तुमको पहले टीआर कैलकुलेट करना पड़ेगा। 20 इंटू 9 गिव्स यू 180, 19 into 10 gives you 190 and that is why MR will be TRN minus 1। जिस लेवल का MR निकालना है उस लेवल के TR से पिछले को माइनस करोगे, 190 minus 180 gives you 10। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 देके रखा है assume that when the price is रुपीज 20, AR फिर से 20 and quantity demanded is 15 units and when the price is रुपीज 18, 18 रुपए जब प्राइस हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड इज 16 यूनिट्स। तो अपने को निकालना है फिर से मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होगा? 20 इंटू 15 AR इंटू क्यू दैट इज 300 एंड 18 इंटू 16 दैट विल गिव यू 288। तो दैट इज बाय MR हो जाएगा TRN माइनस 1, 288 माइनस 300 गिव्स यू माइनस 12। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, सपोज अ फर्म इज प्रोड्यूसिंग अ लेवल ऑफ आउटपुट एट विच MR इज ग्रेटर देन MC। बेटा MR इज ग्रेटर देन MC, तो फर्म को क्या करना चाहिए? बेटा अपने को वो सिचुएशन चाहिए जहां पे MR MC बराबर हो जाए, क्योंकि इक्विलिब्रियम वहीं पे अचीव होगा। फर्म अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज उसी लेवल पे करती है। तो MR MC बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अभी रेवेन्यू ज्यादा है यार, तुम गेन की सिचुएशन में हो, इनको बराबरी पे लाना है तो तुम्हें अपना प्रोडक्शन या अपना आउटपुट बढ़ाना चाहिए। अगर तुम ग्राफिकली भी समझो तो ये मार्जिनल रेवेन्यू का ग्राफ है हॉरिजॉन्टल, और मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ बनाया अपने यू शेप। तो ऐसी सिचुएशन में तुमको सिचुएशन दी जा रही है MR बड़ा है, मार्जिनल कॉस्ट नीचे है, मार्जिनल रेवेन्यू बड़ा है, तो ये तो पूरी गेन की सिचुएशन है। अपने को इस पॉइंट पे पहुंचना है जहां पे MR MC बराबर हो जाते हैं। ठीक है, एट दिस पॉइंट वी वांट टू रीच, तो अपने को डेफिनेटली जिस आउटपुट लेवल पे अभी हम हैं उससे ज्यादा आउटपुट बनाना पड़ेगा। करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी, दैट इज द फर्म शुड इंक्रीज इट्स आउटपुट। ओके, अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू, मार्जिनल रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला होता है? चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्यू, या फिर TRN माइनस 1। तो चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, ये तो गलत है। चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, ये भी गलत है। सी, चेंज इन P इंटू क्यू। बेटा P इंटू क्यू मतलब AR इंटू क्यू, ये TR देके रखा है, ड्यू टू वन यूनिट चेंज इन आउटपुट, यही सही ऑप्शन है। एक एडिशनल आउटपुट बढ़ाने की वजह से कितना टोटल रेवेन्यू चेंज हुआ है, यही MR होता है। क्वेश्चन नंबर 6, सपोज सोल प्रोप्राइटरशिप इज अर्निंग टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू देके रखा है कितने का? 1 लाख रुपीज का, एंड इज इनकरिंग एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कितने की है? 75,000 की। और इफ द ओनर कुड वर्क फॉर अनदर कंपनी फॉर रुपीज 30,000 अ ईयर, ठीक है, अगर ओनर कहीं और काम करता तो वो कितना रुपए कमा लेता? ही वुड हैव अर्न रुपीज 30,000। बेसिकली ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है यार, वो अपने बिजनेस में टाइम दे रहा है इसलिए वो 30,000 अर्न नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए ये इम्प्लिसिट खर्चा है। अब सीधी बात है, टोटल रेवेन्यू में से अगर मैं इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, टोटल आ जाता है अपना 1,05,000 रुपए का कॉस्ट बैठ रहा है। तो तुम समझ रहे हो रेवेन्यू 1 लाख का ही है और कॉस्ट आ रही है 1,05,000 की, तो बेसिकली इकोनॉमिक लॉस हो रहा है कितने का? -5,000 का। तो अपने को सही स्टेटमेंट बताना है। वी कंक्लूड दैट द फर्म इज इनकरिंग एन इकोनॉमिक लॉस, पहला ही स्टेटमेंट सही है। इम्प्लिसिट कॉस्ट 25,000 नहीं है, 30,000 है। टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट 1 लाख नहीं है, 1,05,000 है। और इंडिविजुअल इज अर्निंग इकोनॉमिक प्रॉफिट ऑफ 25,000, नहीं वो तो इकोनॉमिक लॉस में है, तो बाकी तीनों स्टेटमेंट्स गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ प्योर कंपटीशन। प्योर कंपटीशन याद आ रहा है, पहली 3 कंडीशंस जो परफेक्ट कंपटीशन की थी वो प्योर कंपटीशन में आती हैं। कौन सी? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजेनस प्रोडक्ट, फ्रीडम ऑफ एंट्री। केवल ये कंडीशन नहीं आती है, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट परफेक्ट कंपटीशन का कंडीशन है, नॉट ऑफ प्योर कंपटीशन। दैट इज वाई ये गलत ऑप्शन है, मतलब दिस नॉट द कंडीशन ऑफ प्योर कंपटीशन एंड दैट्स वाई इट्स द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द शेप ऑफ डिमांड कर्व
फेस्ड बाय अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। एक फर्म जो परफेक्ट कंपटीशन में है वो कैसा डिमांड कर्व फेस करेगी? इट विल फेस कैसा डिमांड कर्व? परफेक्ट कंपटीशन में याद है ना, एआर कर्व हॉरिजॉन्टल होता है और इसलिए यही तुम्हारा डिमांड कर्व होता है। इट विल बी ऑप्शन ए हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन नंबर 9, what which is the first order condition of profit of a firm to be maximum? बेटा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की दो ही कंडीशंस है। क्या? एमआर शुड बी इक्वल टू एमसी एंड आफ्टर बिकमिंग इक्वल मार्जिनल कॉस्ट शुड बी राइजिंग। अपने को तो पहली कंडीशन ही पूछी हुई है, तो वो है एमसी इज इक्वल टू एमआर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइस टेकर? पीसीएम का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? टीआर इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी, ये तो सारे मार्केट्स पे अप्लाई होता है। एआर ही प्राइस होता है, ये भी सारे मार्केट्स पे अप्लाई होता है। नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व नहीं होता पीसीएम में, इसलिए ये सही ऑप्शन हो गया है। डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल होता है परफेक्ट कंपटीशन का। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इनमें से कौन सा गलत है? इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द रिसोर्सेज ओन्ड बाय द फर्म। ये तो सही है यार। इकोनॉमिक कॉस्ट में फर्म अगर अपने खुद के रिसोर्सेज लगाती है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हम ऐड करते हैं, मतलब बेसिकली इम्प्लिसिट कॉस्ट आती है इकोनॉमिक कॉस्ट में। अकाउंटिंग कॉस्ट इंक्लूड्स ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ये भी सही है यार। अकाउंट्स में तो केवल एक्सप्लिसिट खर्चे ही कंसिडर किए जाते हैं। तीन है, इकोनॉमिक प्रॉफिट विल ऑलवेज बी लेस देन अकाउंटिंग प्रॉफिट इफ रिसोर्सेज ओन्ड एंड यूज्ड बाय द फर्म आर हैव एनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट यार। इकोनॉमिक कॉस्ट जनरली बड़ी होगी इन कंपैरिजन टू अकाउंटिंग कॉस्ट अगर अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है फर्म के रिसोर्सेज यूज करने के, मतलब अगर इम्प्लिसिट कॉस्ट एग्जिस्ट करी तो इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ी आएगी, और इसीलिए इकोनॉमिक प्रॉफिट हमेशा कम होगा इन कंपैरिजन टू अकाउंटिंग प्रॉफिट। ओके, सी वाला स्टेटमेंट भी सही है। डी है, अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू लेस इम्प्लिसिट कॉस्ट नहीं होना चाहिए, ये लेस एक्सप्लिसिट कॉस्ट होना चाहिए। डी वाला स्टेटमेंट गलत है और इसलिए ये सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12, आई से इट्स अ गुड क्वेश्चन, यू शुड मार्क क्वेश्चन नंबर 11 ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद अ गिवन सप्लाई कर्व डिक्रीज इन डिमांड क्या होगा? अब सुनो ना, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम वाली सिचुएशंस की बात कर रहे हैं। अब डिमांड हो गई है कम, डिमांड हो गई है कम, तो डिमांड कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड। डी वन नया डिमांड कर्व है। अपना नया इक्विलिब्रियम आ रहा है E1 पे, जहां पे पुराना वाला सप्लाई कर्व और नया वाला डिमांड कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बेटा इस पॉइंट पे अगर तुम देखोगे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो OP1 नया प्राइस हो गया है, OQ1 नया क्वांटिटी हो गया है। दोनों ही कम हो चुके हैं। देयर इज अ डिक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चंस तुम डिमांड में भी ऑलरेडी देख चुके हो चैप्टर 2 में। क्वेश्चन नंबर 13, it is assumed in economic theory that इकोनॉमिक थ्योरी में क्या assume किया जाता है? गुड क्वेश्चन अगेन। डिसीजन मेकिंग विद इन द फर्म इज यूजुअली अंडरटेकन बाय मैनेजर्स बट नेवर बाय द ओनर्स। ये हमने कभी पढ़ा भी कि ओनर ही डिसीजन लेगा या मैनेजर ही डिसीजन लेगा? नहीं, ये इकोनॉमिक थ्योरी का कोई assumption नहीं है। बी, द अल्टीमेट गोल ऑफ द फर्म इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स रिगार्डलेस ऑफ द फर्म साइज एंड टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एब्सोल्युटली करेक्ट यार। हम हर फर्म का एक ही असम्पशन लेते हैं कि इसका मेन टारगेट है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, इसलिए बी वाला ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं, सी है, एज द फर्म साइज इंक्रीजेस सो डू इट्स गोल्स। बेटा ये स्टेटमेंट यू लॉजिकली सही लग रहा है, जैसे जैसे फर्म का साइज बढ़ेगा शायद उसके गोल्स भी बढ़ते जाएंगे, लेकिन ये इकोनॉमिक थ्योरी का असम्पशन नहीं होता है। ओके, ये लॉजिकली सही स्टेटमेंट है। एंड डी, द बेसिक डिसीजन मेकिंग यूनिट ऑफ अ फर्म इज इट्स ओनर्स। ये भी हमने कहीं इकोनॉमिक थ्योरी के assumption के नाम पे नहीं पढ़ा है। दैट इज वाई द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, assume that consumers income and number of sellers in the market for good A both decrease। बेटा कंज्यूमर की इनकम अगर कम हुई है तो समझ रहे हो क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगी। और अगर नंबर ऑफ सेलर्स कम हो गए हैं तो क्या होगा? सप्लाई भी कम हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों चीजें कम हो रही है, डिमांड भी और सप्लाई भी, तो एक बात पक्की है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो कम हो जाएगी, लेकिन प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हम श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हमको ये क्लियर नहीं किया गया कि डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है या सप्लाई में ज्यादा चेंज आ रहा है। तो दैट इज वाई तुम क्या कंक्लूड करोगे विद सर्टेनिटी कि क्वांटिटी तो पक्के में डिक्रीज होगी। ठीक है, ये पॉइंट एक्चुअली डायरेक्टली भी देके रखा है मॉड्यूल में। क्वेश्चन नंबर 15, इफ सप्लाई इंक्रीजेस इन ग्रेटर प्रोपोर्शन देन डिमांड, सप्लाई इंक्रीजेस इन ग्रेटर प्रोपोर्शन देन डिमांड, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? सप्लाई में बड़ा चेंज और डिमांड में कम चेंज। ओरिजिनल डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, ओरिजिनल सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ओपी ओरिजिनल प्राइस, ओक्यू ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है,
अब अपने को बोला है सप्लाई इंक्रीजेस इन ग्रेटर प्रोपोर्शन देन डिमांड, तो सप्लाई में बड़ा इंक्रीज ले लो, S1 नया सप्लाई कर्व है। डिमांड में भी इंक्रीज तो लेना है, तो राइटवर्ड शिफ्ट तो आएगा, लेकिन छोटा सा शिफ्ट लेना है। हमारा नया इक्विलिब्रियम किस पर आ रहा है? E1 पे आ रहा है, जहां पे नया वाला डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसके हिसाब से बेटा प्राइस हो गई है कम और क्वांटिटी क्या हो गई है? क्वांटिटी बढ़ गई है। तो the new equilibrium price and quantity will be greater than the नहीं, the new equilibrium price will be greater than तो है ही नहीं ना, प्राइस कम हो चुकी है। the new equilibrium price and quantity will be lower than, दोनों कम नहीं हुए हैं, क्वांटिटी तो बढ़ी है। the new equilibrium price will be lower than the original equilibrium and the new equilibrium quantity will be higher। हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन डी, दैट्स व्हाई इट्स द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, assume that the market for good Z एक गुड है जिसके मार्केट की बात हो रही है, देयर इज अ साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाइड, दिस विल रिजल्ट इन, बेटा डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ रही है, तो एक बात पक्की हो गई कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ेगी। लेकिन मैंने तुमको पहले भी बोला यार, दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं बोला कि डिमांड में ज्यादा इंक्रीज है या सप्लाई में ज्यादा इंक्रीज है, तो हम इक्विलिब्रियम प्राइस के बारे में तो कमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू कमेंट अबाउट इक्विलिब्रियम प्राइस। So there will be an increase in equilibrium price and quantity नहीं, there will be a decrease in equilibrium price and quantity ये भी नहीं, C an increase in equilibrium quantity and uncertain effect in equilibrium price, ऑप्शन C बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं। सपोज द टेक्नोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग पर्सनल कंप्यूटर्स improves, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, अगर टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाती है तो ऐसे में सप्लाई बढ़ेगा, एंड एट द सेम टाइम इंडिविजुअल्स डिस्कवर न्यू यूजेस ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स। बेटा अगर नए यूजर्स निकल के आ रहे हैं तो डेफिनेटली एक और चीज बढ़ने वाली है, क्या? उसकी डिमांड। ठीक है, सो दैट देयर इज अ ग्रेटर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन। एक बात अगेन समझ आ गई है, डिमांड भी बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रहा है, तो बेटा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो बढ़ेगी, लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसके बारे में हम बोल नहीं सकते। तो क्वांटिटी विल इंक्रीज, प्राइस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसका भी सही ऑप्शन ऑप्शन सी जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन का कौन सा कंडीशन नहीं है? लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स तो होती हैं यार, परफेक्ट मोबिलिटी तो ये डायरेक्ट कंडीशन देके रखी है, डायरेक्ट फीचर देके रखा है मॉड्यूल में। देन इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग, नहीं ये परफेक्ट कंपटीशन का फीचर नहीं है। अपने को एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इनकर ही नहीं करनी होती पीसीएम में, क्यों? क्योंकि पीपल आर हैविंग ऑलरेडी परफेक्ट नॉलेज। ठीक है, तो दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट? लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, ये तो सही है। आउटपुट ऑफ द फर्म्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, एब्सोल्युटली करेक्ट यार, जितने भी गुड्स बन रहे हैं वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं। सी, फर्म्स फेस अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व नहीं होता, हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व होता है, इसलिए ये वाला कंडीशन, ये वाला कैरेक्टरिस्टिक पीसीएम पे अप्लाई नहीं होता, दैट इज वाई इट्स द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? याद है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता था? जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स तो है, लेकिन हर एक सेलर का छोटा छोटा मार्केट शेयर है और वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं मार्केट में। तो ईज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट इन द इंडस्ट्री, फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट इसका डायरेक्ट फीचर है मॉड्यूल में। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी देखे रखा है, रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी होते हैं तो होमोजेनस प्रोडक्ट नहीं होता, मैंने तुमको अभी बताया डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मोनोपोली में अराइज इन अ प्रोडक्ट मार्केट बिकॉज, मोनोपोली क्यों अराइज होती है? ऑप्शन ए देके रखा है, अ सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी इज ओन्ड बाय अ सिंगल फर्म, ये तो बिल्कुल सही है यार, जो रिसोर्स चाहिए प्रोडक्शन के लिए अगर वो सिंगल फर्म ही ओन कर रही है तो फिर मोनोपोली अराइज होगी। सेकंड, द गवर्नमेंट हैज गिवन द फर्म पेटेंट राइट टू प्रोड्यूस द कमोडिटी, पेटेंट की वजह से भी मोनोपोली अराइज होती है, एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड सी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल मेक्स प्रोडक्शन बाय अ सिंगल प्रोड्यूसर मोर एफिशिएंट, सिंगल प्रोड्यूसर होना ज्यादा अच्छा है देन हैविंग मल्टीपल प्रोड्यूसर्स। तो बेटा तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहे हैं, दैट इज व्हाई ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्रीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय, ओलिगोपोली कैसे कैरेक्टराइज होती है? फ्यू सेलर्स हैविंग बड़ा बड़ा मार्केट शेयर, डोमिनेंट फर्म्स होती हैं इसमें, और फ्यू डोमिनेंट फर्म्स एंड सब्सटैंशियल बैरियर्स टू एंट्री, एब्सोल्युटली करेक्ट यार, पहला वाला ही सही दिख रहा है। ओके, थोड़ी सी फर्म्स डोमिनेट कर रही हैं पूरी इंडस्ट्री को, अ फ्यू लार्ज फर्म्स एंड नो एंट्री बैरियर्स, बेटा एंट्री बैरियर्स हैं तभी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स नहीं हुए हैं। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स तो होते ही नहीं है,
और डोमिनेंट वन डोमिनेंट फर्म तो मोनोपोली में होती है, इसलिए डी ऑप्शन भी गलत हो गया है। Question number 23. Price taking firms, that is firms that operate in a perfectly competitive market, are said to be small relative to the market. Which of the following best describes ये small word को कौन best तरह से describe कर रहा है? क्यों firms in this market are known as small? Okay, option A देख रखा है, the individual firm must have fewer than 10 employees. अपने को ये कहीं बताया भी क्या कितने एम्प्लॉयज होने चाहिए, कितना एसेट में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? नहीं, हमको ये सब नहीं बताया। ओके, द इंडिविजुअल फर्म फेसेस अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर, नहीं, पीसीएम में फर्म डज नॉट फेस अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर, रादर इट इज हॉरिजॉन्टल, तो बी भी गलत है। सी, द इंडिविजुअल फर्म हैज असेट्स ऑफ लेस देन रुपीज 20 लाख, 20 लाख से कम के एसेट्स है इंडिविजुअल फर्म के पास, ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि हमको ये कंडीशन भी नहीं बताई गई। डी है, द इंडिविजुअल फर्म इज अनेबल टू अफेक्ट द मार्केट प्राइस थ्रू इट्स आउटपुट डिसीजंस। एब्सोल्युटली करेक्ट यार, फर्म को छोटा इसलिए बताया, किसके कंपैरिजन में बताया गया है? इट इज इन कंपैरिजन टू मार्केट, ठीक है, क्योंकि आप मार्केट में कोई भी चेंज नहीं ला सकते हो। दैट्स व्हाई करेक्ट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, फॉर अ प्राइस टेकिंग फर्म, पीसीएम की बात कर रहे हैं फिर से, मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन मार्जिनल प्राइस, नहीं नहीं नहीं, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एआर, मतलब प्राइस। ओके, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, दूसरा ऑप्शन सही है। मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन प्राइस, ये भी गलत है। द रिलेशन बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्राइस इज इनडिटर्मिनेट, डी भी गलत है। करेक्ट इज ऑप्शन डी, डायरेक्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 25, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन डिफर्स फ्रॉम परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइमरीली बिकॉज, बेटा मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन और परफेक्ट कॉम्पिटिशन में मेन डिफरेंस ही क्या है? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में जहां लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स तो हैं ही, दोनों में ही है, लेकिन वहां पे आपका स्मॉल मार्केट शेयर है, और परफेक्ट कंपटीशन में आपका बिल्कुल यू डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन मार्केट, एंड दैट इज व्हाई मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जनरली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में होमोजेनस प्रोडक्ट्स होते हैं। ऑप्शन ए, इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म्स कैन डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट्स, यही मेन डिफरेंस है। इन परफेक्ट कंपटीशन फर्म्स कैन डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट्स, नहीं, उसमें तो होमोजेनस प्रोडक्ट होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंट्री इनटू द इंडस्ट्रीज ब्लॉक, नहीं, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट होता है। डी, इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर आर रिलेटिवली लेस बैरियर्स टू एंट्री, रॉन्ग यार, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है। करेक्ट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम outcomes in monopolistic competition and perfect competition are similar because both have, ये दोनों सिमिलर क्यों हैं? ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन में क्या सिमिलैरिटी है लॉन्ग रन में? क्योंकि एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट विल बी प्रोड्यूस्ड इन लॉन्ग रन, नहीं नहीं नहीं, एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट केवल परफेक्ट कंपटीशन में प्रोड्यूस होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नहीं होता है। तुमको पता है ना, एफिशिएंट लेवल पे प्रोडक्शन करने गए तो फर्म इनकर करेगी लॉसेस लॉन्ग रन में, इसलिए एक्सेस कैपेसिटी होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, ये हमने थ्योरी के टाइम पढ़ा हुआ है। बी, फर्म विल बी प्रोड्यूसिंग एट मिनिमम एवरेज कॉस्ट, मिनिमम एवरेज कॉस्ट पर प्रोडक्शन करेगी फर्म, नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब ये परफेक्ट कंपटीशन में तो होगा लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नहीं होता है। सी, फर्म्स विल ओनली अर्न अ नॉर्मल प्रॉफिट, एब्सोल्युटली करेक्ट यार, दोनों ही फर्म्स लॉन्ग रन में, क्योंकि फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है, केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा पाएगी। दैट इज द कॉमनैलिटी पॉइंट बिटवीन द टू फर्म्स। वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओलिगोपॉली? आपको बताना है कि कौन सा फीचर इसमें ओलिगोपॉली को बाकी सबसे अलग बताता है। ऑप्शन ए देख रखा है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट तो ऐसे बिल्कुल जरूरी नहीं है, डिफरेंशिएटेड भी हो ही सकता है। देन बी देके रखा है क्या, द गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो सारी फर्म्स का ही गोल होता है, तो नॉट ओनली ओलिगोपोली, ऑल अदर फर्म्स शेयर इट। सी, द इंटरडिपेंडेंस अमंग द फर्म, एब्सोल्युटली करेक्ट यार, ऑप्शन सी बाकी सबसे खुद को मतलब ओलिगोपोली को बाकी सबसे अलग बता रहा है, दैट इज इंटरडिपेंडेंस। बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंस होता है फर्म्स के बीच में इस मार्केट में। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर मोनोपोली में भी होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है, इसलिए ये भी डिस्टिंग्विशिंग फीचर नहीं होगा। करेक्ट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाते हैं। इन विच फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इज द डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बाय अ फर्म वेरी लार्ज? कौन से टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर में ऐसा होता है कि डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बाय अ फर्म इज वेरी लार्ज? बेटा सबसे ज्यादा कंट्रोल ही मोनोपोली में होता है, क्योंकि आप इकलौते सेलर हो पूरे मार्केट के, एंड दैट इज व्हाई द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, एवरेज रेवेन्यू कर्व इज ऑल्सो नोन एज डिमांड कर्व, ये तो बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैंने तुमको बताया हुआ है पहले भी। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर डज अ फर्म हैव नो कंट्रोल?
over the price of its product. No control तो बेटा perfect competition में ही होता है. They are price takers. Question number 31. Discriminating monopoly implies that the monopolist charges different prices for different commodities from different group of customers. बिल्कुल सही है, और अलग अलग ग्रुप ऑफ कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज की जाएगी. फॉर डिफरेंट यूजर्स एब्सोल्युटली करेक्ट, अलग अलग यूज के हिसाब से अलग अलग प्राइस होगी. एट डिफरेंट प्लेसेस एरिया वाइज भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है. तो एनी ऑफ द अबव करेक्ट इज ऑप्शन डी. Question number 33. Price discrimination will be profitable only if the elasticity of demand in different sub-markets is different. ठीक है, अलग अलग सब मार्केट्स में अलग अलग इलास्टिसिटी होनी चाहिए तो ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है. तो कंडीशन है यार प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, अपन ने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है. क्वेश्चन 33. In the context of oligopoly, the king demand curve hypothesis is designed to explain. किंग डिमांड कर्व क्या एक्सप्लेन करता है? प्राइस रिजिडिटी बताता है यार, प्राइस स्टिकीनेस बताता है. करेक्ट इज ऑप्शन बी. डायरेक्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 34. द फर्म इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज प्राइस टेकर. ठीक है, पीसीएम में प्राइस टेकर है. द डायग्राम सॉरी द डेजिग्नेशन एज अ प्राइस टेकर इज बेस्ड ऑन द असम्पशन दैट. अब इसको प्राइस टेकर क्यों बोलते हैं? क्योंकि द फर्म इज हैज सेम बट नॉट हैज सम बट नॉट द कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट्स प्राइस. बेटा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है फर्म का, सम तो दूर की बात है. देयर आर सो मेनी बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट दैट एनी इंडिविजुअल फर्म कैन नॉट अफेक्ट द मार्केट. बी वाला बिल्कुल सही है कि फर्म का तो बिल्कुल भी अफेक्ट फर्म कैन नॉट अफेक्ट द मार्केट एट ऑल. ओके. सी ईच फर्म प्रोड्यूसेस होमोजेनस प्रोडक्ट. बेटा ये प्राइस, दिस पॉइंट इज करेक्ट, दे आर प्रोड्यूसिंग होमोजेनस प्रोडक्ट, लेकिन ये प्राइस टेकर होने का एक्सप्लेनेशन नहीं है. ओके. एंड डी देके रखा है देयर इज easy entry into or exit from the market. Again, this is a true feature of perfect competition, but this is not an explanation to being a price taker. Question number 34 is good one. Confusing है थोड़ा. Question number 35. Suppose that the demand curve for XYZ company slopes downward and it's to its right. We will conclude that. बेटा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है तो क्या कंक्लूड करेंगे? फर्म ज्यादा आउटपुट तभी बेच पाएगी. डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व का मतलब समझते हो? प्राइस और क्वांटिटी के बीच में उल्टा रिलेशन है. यानी कि अगर आपको ज्यादा आउटपुट बेचना है ना तो आपको प्राइस घटानी पड़ेगी, और अगर आप प्राइस बढ़ा रहे हो तो फिर आउटपुट कम बिकेगा. ठीक है, तो ऑप्शन ए द फर्म ऑपरेट्स इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, नहीं, उसमें तो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता ही नहीं है. बी द फर्म कैन सेल ऑल दैट इट वांट्स टू एट दी स्टैब्लिश मार्केट प्राइस. नहीं नहीं नहीं, जितना आप बेचना चाहते हो उतने एक पर्टिकुलर प्राइस पे बेच सकते हो, ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं यार. ठीक है, आपको प्राइस कम करनी पड़ेगी ज्यादा आउटपुट बेचने के लिए. XYZ कंपनी इट्स नॉट अ प्राइस टेकर इन द मार्केट बिकॉज इट मस्ट लोअर इट्स प्राइस टू सेल एडिशनल यूनिट्स ऑफ आउटपुट. सी ऑप्शन बिल्कुल सही है यार, उसको ज्यादा आउटपुट बेचना पड़ेगा. अगर ज्यादा आउटपुट बेचना है तो फिर प्राइस कम करनी पड़ेगी. एंड XYZ कंपनी विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स बिकॉज प्राइस एंड रेवेन्यू आर सब्जेक्ट टू चेंज. ये तो गलत ही है. ठीक है, क्योंकि चेंज तो प्राइस और रेवेन्यू दोनों ही होते हैं. ठीक है, करेक्ट इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 36. If in the toothpaste industry have the following market shares, which market structure would best describe this industry? बेटा अच्छे से समझो, अगर तुमसे बोला जाए ना टूथपेस्ट इंडस्ट्री इंडिया में क्या है, तो बेटा इंडिया में तो इट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. लेकिन ये पर्टिकुलर किसी कंट्री या किसी एरिया की बात हो रही है, उसमें टूथपेस्ट इंडस्ट्री क्या है? तो टूथपेस्ट इंडस्ट्री इज बेसिकली व्हाट? टूथपेस्ट इंडस्ट्री इज, यहाँ पे देखो, हर एक कंपनी का शेयर कितना कितना है. 18.7%, 14.3%, 11.6%, 9.4. Each firm having a big market share. ठीक है, 10% से ऊपर के शेयर्स होना यानी क्या? Each firm is having a great dominance in the entire market. तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में टूथपेस्ट इंडस्ट्री ओलिगोपॉली में क्लासिफाई होगी. इसमें बच्चों को जनरली कंफ्यूजन होता है. बेटा इंडिया में वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, किसी और कंट्री में इतने ही थोड़े से ही सेलर्स हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या हो जाएगा? ओलिगोपॉली का मार्केट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाते हैं. किंग डिमांड कर्व मॉडल ऑफ ओलिगोपॉली अज्यूम्स दैट. किंग डिमांड कर्व क्या अज्यूम कर रहा है? रिस्पॉन्स ऑफ कंज्यूमर्स टू अ प्राइस इंक्रीज इज लेस देन द रिस्पॉन्स टू अ प्राइस डिक्रीज. बेटा ध्यान है, किंग डिमांड कर्व क्या बता रहा था? अगर प्राइस बढ़ेगी तो आपके कॉम्पिटिटर आपको फॉलो नहीं करेंगे, और अगर वो आपको फॉलो नहीं करेंगे तो आपके प्रोडक्ट का डिमांड बिल्कुल गिर जाएगा. तो आपके प्रोडक्ट का डिमांड कैसा होगा? सॉरी, योर डिमांड वुड बी इलास्टिक.
प्राइस बढ़ाई ना तो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स तुमको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा कस्टमर तुम्हें अचानक से छोड़ के चला जाएगा। द डिमांड वुड बी इलास्टिक, क्योंकि सब्स्टिट्यूट तो अवेलेबल है ना मार्केट में। लेकिन अगर तुमने प्राइस घटाई तो तुम्हारे कॉम्पिटिटर तुमको फॉलो कर लेंगे, और अगर वो तुमको फॉलो कर लेंगे तो फिर ऐसी सिचुएशन में तुम्हारा डिमांड हो जाएगा इनइलास्टिक, बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो पाएगा प्राइस घटाने के बावजूद, क्योंकि तुम्हारे कॉम्पिटिटर ने भी प्राइस घटा ली है। तो कस्टमर क्यों शिफ्ट होगा जब कॉम्पिटिटर ने भी प्राइस घटा ली है तो? ठीक है, कॉम्पिटिटर का कस्टमर तुम पे शिफ्ट नहीं होने वाला है। तो घटाते टाइम इनइलास्टिक डिमांड होती है, बढ़ाते टाइम इलास्टिक डिमांड होती है। द रिस्पॉन्स टू प्राइस इंक्रीज इज लेस देन द रिस्पॉन्स टू प्राइस डिक्रीज। ये तो गलत है यार। रिस्पॉन्स टू प्राइस इंक्रीज ज्यादा है, इलास्टिक है, और रिस्पॉन्स टू प्राइस डिक्रीज इन इलास्टिक है। तो बी ऑप्शन क्या है? रिस्पॉन्स ऑफ कंज्यूमर्स टू अ प्राइस इंक्रीज इज मोर देन। प्राइस बढ़ेगी ना तो डिमांड इलास्टिक है इन कंपैरिजन टू प्राइस घटते टाइम, in response to a price decrease. Correct is option B. A very good question again. Question number 37 should be marked. Question number 38. A firm encounters a shutdown point when? Shutdown point कब आता है? When average total cost equals. ध्यान है ना यार, shutdown point या तो total revenue is equal to, is just able to cover total variable cost, या फिर average revenue is just able to cover average variable cost. Okay, so correct is average variable cost equals to price at the profit maximizing level. ऑप्शन बी सही है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन देके रखा है, पर ये रिपीटेडली आया है एग्जाम में, तो यू शुड नो दिस क्वेश्चन रियली वेल। क्वेश्चन नंबर 39, सपोज दैट एट प्रॉफिट मैक्सिमाइज लेवल ऑफ आउटपुट a firm finds that market price is less than the average total cost. Market price कम है in comparison to average total cost, but is greater than average variable cost. लेकिन average revenue बड़ा है in comparison to average variable cost. बताओ यार क्या करना चाहिए? एक बात समझो, average revenue बड़ा है in comparison to average variable cost, तो अपने को शट डाउन तो नहीं करना है, ये बात तो समझ आ जानी चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारी प्राइस कम है इन कंपैरिजन टू एवरेज टोटल कॉस्ट, तो बेटा ऐसी सिचुएशन में फर्म को लॉस तो हो ही रहा है। ठीक है, तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है। द फर्म शुड शट डाउन, नहीं, फर्म को शट डाउन तो नहीं करना है। फर्म शुड राइज इट्स प्राइस, नहीं, प्राइस बढ़ाने का हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है। फर्म शुड मूव इट्स रिसोर्सेज टू अनदर इंडस्ट्री, नहीं, इसके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते हैं टिल द टाइम हमको और सफिशिएंट डेटा नहीं दिया जाए। और डी है, द फर्म शुड कंटिन्यू टू ऑपरेट इन शॉर्ट रन इन ऑर्डर टू मिनिमाइज इट्स लॉसेस। एब्सोल्युटली करेक्ट यार, जितना ज्यादा वो आउटपुट बढ़ाते जाएगा उसका फिक्स कॉस्ट कम होते जाएगा, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट एएफसी कम होते जाएगा, और इसलिए वो अपने लॉसेस कवर कर पाएगा। ठीक है, करेक्ट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40, विच प्राइस, व्हेन प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो बेटा ये तो शटडाउन पॉइंट ही आ गया। एट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल अ फर्म शुड, बेटा शट डाउन कर देना चाहिए, शट डाउन, since it will lose nothing in that case. Sorry, ये तो गलत है। Shut down since it cannot even cover its variable cost. Am I clear? If it stays in the business. Correct is option D. आप अपना वेरिएबल खर्चे भी कवर नहीं कर पा रहे हो तो it's better you shut down the business. Question number 41. A purely competitive firm's supply schedule in short run is determined by, प्योरली या परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का सप्लाई कर्व कैसा होता है? इट्स सेम टू मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो करेक्ट इज ऑप्शन डी, इट्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व। क्वेश्चन नंबर 42, वन कैरेक्टरिस्टिक नॉट टिपिकल टू ओलिगोपोली इंडस्ट्री। ओलिगोपोली में कौन सा नहीं होता है? हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व। हाँ, ये तो सही है यार, हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व ओलिगोपोली में नहीं होता है, किंग डिमांड कर्व होता है। ठीक है, टू मच इंपॉर्टेंस टू नॉन प्राइस कंपटीशन, नॉन प्राइस कंपटीशन भी होती है, प्राइस लीडरशिप भी होती है, स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स भी होती है। तो करेक्ट इज ऑप्शन ए। ओलिगोपोली में ऑप्शन ए नहीं एग्जिस्ट करता। 43, द स्ट्रक्चर ऑफ टूथपेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया, मैंने तुमको अभी बताया, मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री इन इंडिया इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री को क्या बोलेंगे यार इंडिया में? कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री इज ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली क्यों है? क्योंकि देयर आर फ्यू डोमिनेटिंग फर्म्स। क्वेश्चन 45, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से गलत बताना है अपने को। इवन अ मोनोपोलिस्टिक फर्म कैन हैव लॉसेस, ये तो सही है यार, मोनोपोली में भी आपको लॉसेस हो सकते हैं।
बी है। अच्छा एक और बात समझो यार, सिर्फ मोनोपोलिस्टिक बोला है तो वो मोनोपोली की बात कर रहे हैं, मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव बोला है तो वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात कर रहा है, मॉड्यूल हो या स्कैनर हो। और परफेक्टली कॉम्पिटिटिव बोला है या सिर्फ कॉम्पिटिटिव बोला है तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात की जा रही है। ठीक है, बी पे आ जाते हैं। फर्म इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट आर प्राइस टेकर्स, बी भी सही है। सी है, इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर अ फर्म इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट टू डिस्क्रिमिनेट द प्राइस। ये गड़बड़ है ना। ठीक है, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, बायर्स आर ऑलरेडी हैविंग परफेक्ट नॉलेज, किंग डिमांड कर्व इज रिलेटेड टू ओलिगोपोली मार्केट, डी ऑप्शन बी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो फिर गलत स्टेटमेंट इनमें से केवल ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 46, अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन लॉन्ग रन देयर विल बी नो नो नॉर्मल प्रॉफिट। परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होते। ठीक है, तो बी इज करेक्ट, प्रोडक्शन और कॉस्ट तो होगा ही। ओके, question number 47, when dash we know that the firms are earning just normal profit, normal profit की situation पता है ना, TR is equal to TC या फिर AR is equal to AC। correct option would be option A। Question number 48, when dash we know that the firms under perfect competition must be producing at the minimum point of average cost curve। minimum point of average cost कब achieve होता है, जब marginal cost उसको काट के निकलता है। ठीक है, तभी आप उसको एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट बोलते हो, मोस्ट एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट। तो इस पॉइंट पे बेटा एसी और एमसी बराबर होते हैं। अगर आप मिनिमम ऑफ एसी पे हो ना, करेक्ट इज ऑप्शन डी। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है, यू कैन मार्क इट। व्हेन डैश देयर विल बी अलोकेटिव एफिशिएंसी, मीनिंग देयर दैट द कॉस्ट ऑफ द लास्ट यूनिट, बेटा सेंटेंस से डिराइव करो बोलना क्या चाह रहा है। कॉस्ट ऑफ द लास्ट यूनिट मतलब मार्जिनल कॉस्ट की बात कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ लास्ट यूनिट इज इक्वल टू द प्राइस द कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे। प्राइस मतलब क्या, एआर की बात कर रहे हैं। तो कौन सी दो चीजें बराबर होनी चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू। करेक्ट इज ऑप्शन सी। ठीक है, स्टेटमेंट से बताना है कौन सी दो चीजें इक्वल होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50, एग्रीकल्चरल गुड्स मार्केट depicts characteristics क्लोज टू एग्रीकल्चर गुड का मार्केट किसका होता है, परफेक्ट कंपटीशन का होता है। डायरेक्ट एग्जांपल है मॉड्यूल में, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 51, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट। पीसीएम का क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, देयर आर मेनी बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट, ये तो है। बी, द गुड्स ऑफर्ड फॉर सेल आर लार्जली द सेम, ये भी है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। सी, फर्म जनरेट स्मॉल बट पॉजिटिव सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स इन लॉन्ग रन, ना, फर्म्स केवल नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का, लॉन्ग रन में केवल नॉर्मल प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन 52, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट्स वुड मोस्ट क्लोजली सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। पीसीएम का क्या एग्जांपल होगा, बेटा इलेक्ट्रिसिटी तो हमारी कंट्री में मोनोपोली का एग्जांपल है, मेनली गवर्नमेंट के हाथ में ही है। देन केबल टेलीविजन, इट विल बी मोर क्लोजली लिंक्ड टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कोला तो ओलिगोपोली है, तो डी मिल्क हो जाता है परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल। क्वेश्चन 53, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्यूरेट रिगार्डिंग अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। पीसीएम के बारे में इनमें से कौन सा सही लग रहा है, डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, पीसीएम में ये अप्लाई नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व होता है। बी, द डिमांड कर्व ऑलवेज लाइज अबव द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, डिमांड कर्व हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व के ऊपर होगा, नहीं दोनों सेम होते हैं, एमआर इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू एआर। सी देके रखा है, एवरेज रेवेन्यू नीड नॉट बी इक्वल टू प्राइस, एवरेज रेवेन्यू प्राइस का ही पर्यायवाची है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, एंड डी है, प्राइस इज गिवन, प्राइस दी जाती है एंड इज डिटरमाइंड बाय द इक्विलिब्रियम इन एंटायर मार्केट। डी एकदम सही स्टेटमेंट है, पूरे मार्केट के हिसाब से आपका इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड होता है और वो फर्म को बता दिया जाता है। करेक्ट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 54, the market for hand tools such as hammers and drivers is dominated by Jaquar, Stanley and Craftsman. This market is best described. बेटा पूरे मार्केट में कितनी कंपनीज हैं, केवल तीन कंपनीज हैं, तीन कंपनीज पूरे मार्केट को डोमिनेट कर रही हैं, तो बेटा ये ओलिगोपोली मार्केट होगा। करेक्ट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55, a market structure in which many firms sell products that are similar but not identical is known as। आइडेंटिकल नहीं है, डिट्टो कॉपी नहीं है, लेकिन सिमिलर प्रोडक्ट्स तो हैं, बेटा ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होगा, क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट एग्जिस्ट करते हैं इस मार्केट में। क्वेश्चन 56, व्हेन एन ओलिगोपोलिस्ट इंडिविजुअली चूजेस द लेवल ऑफ प्रोडक्शन टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट्स इट चार्जेस अ प्राइस दैट इज। एक बात अच्छे से समझो, सबसे स्ट्रॉन्ग इन चारों टाइप ऑफ मार्केट में होगा मोनोपोली, इकलौता सेलर है पूरे मार्केट में, तो ये सबसे ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है।
ओलिगोपोली वाला इसके नीचे आएगा क्योंकि यहाँ पे फ्यू फर्म्स हैं पूरे मार्केट में, तो मोनोपोलिस्ट के बाद ओलिगोपोलिस्ट आता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर पाएंगे, मतलब एटलीस्ट ओलिगोपोलिस्ट से बहुत ज्यादा प्राइस या ज्यादा प्रॉफिट कमा के प्राइस चार्ज नहीं कर पाएंगे। और परफेक्ट कंपटीशन वाले तो बिल्कुल भी प्राइस डिसाइड नहीं कर पाते, जो मार्केट डिसाइड करके देता है वो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दिस इज द सीक्वेंस इन विच दे आर अर्निंग प्रोबेबली प्रॉफिट्स, या फिर दे आर डिसाइडिंग प्राइसेस ऑन देयर ओन, कितना इंडिपेंडेंस है। तो अब ओलिगोपोलिस्ट के बारे में पूछा है इन्होंने, तो क्या ये अच्छा क्वेश्चन है ना? दिस इज जनरली अ पार्ट ऑफ डाउट्स बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। प्राइस बाय ओलिगोपोलिस्ट विल बी मोर देन द प्राइस चार्ज बाय मोनोपोलिस्ट? नहीं नहीं नहीं, मोनोपोलिस्ट से ज्यादा प्राइस नहीं चार्ज कर सकते। इट विल बी लेस देन द प्राइस चार्ज बाय ईदर मोनोपोलिस्ट या फिर कॉम्पिटिटिव मार्केट। आप कॉम्पिटिटिव मार्केट वाले से कम प्राइस क्यों चार्ज करोगे यार? ठीक है, यू आर इन अ बेटर पोजिशन। इट विल बी मोर देन द प्राइस चार्ज बाय मोनोपोली, यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। ठीक है, इट विल बी लेस देन द प्राइस चार्ज बाय मोनोपोली। मोनोपोली वाले से कम चार्ज करोगे आप प्राइस, और परफेक्ट कंपटीशन वाले से ज्यादा चार्ज करोगे, एंड विल बी मोर देन द प्राइस चार्ज बाय अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। कॉम्पिटिटिव मार्केट वाले से ज्यादा प्राइस और मोनोपोलिस से कम प्राइस, मोनोपोलिस जितना चार्ज कर रहा है उसके कंपैरिजन में कम प्राइस। दैट इज व्हाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 57, इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ कॉम्पिटिटिव मार्केट फर्म ऑपरेट, क्या क्या इनमें से सही लग रहा है? लॉन्ग रन में क्या होगा पीसीएम में? दी इंटरसेक्शन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू एमआरएमसी बराबर होंगे, सही है। एफिशिएंट स्केल ऑफ आउटपुट अचीव होगा, एब्सोल्युटली आप एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पे ऑपरेट कर रहे हो। जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा, इकोनॉमिक प्रॉफिट आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही है क्योंकि जितना कॉस्ट है उतना ही रेवेन्यू हो रहा है। सारे ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, करेक्ट इज ऑप्शन डी। रिपीटेडली क्वेश्चन आया है ये वाला एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 58, which of the following is not a characteristic of monopolistically competitive market? इनमें से कौन सा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फीचर नहीं है? फ्री एंट्री फ्री एग्जिट तो सही है। अब नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन नहीं होते यार, नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं इसमें, बहुत सारे सेलर्स तो होते हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हैं, केवल ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फीचर नहीं है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 59, इन वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, बेटा ये मैंने तुम्हें थ्योरी पढ़ाते वक्त बताया था। एक बात अच्छे से समझो, जब मैं वेरी शॉर्ट रन बोल रही हूँ तो इसका ये मतलब है कि मैं डिमांड तो, आई कांट अफेक्ट डिमांड, माई सप्लाई इज ओनली फिक्स। ठीक है, मैं अपने फैक्टर्स बिल्कुल चेंज नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरा सप्लाई बिल्कुल चेंज नहीं होगा, लेकिन डिमांड तो कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करती है, मेरे ऊपर थोड़ी ना डिपेंड कर रही है। वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड में ओनली द सप्लाई इज फिक्स, डिमांड कैन ऑफ कोर्स चेंज। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। टाइम एलिमेंट के बेसिस पे मार्केट की कैटेगरी किसने दी थी? योर फेवरेट अल्फ्रेड मार्शल। टोटल रेवेन्यू क्या होता है यार? प्राइस इनटू क्वांटिटी। करेक्ट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 62, एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू अर्न्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट। हर आउटपुट बेचने पर कितना रेवेन्यू अर्न हो रहा है, दैट इज एवरेज रेवेन्यू, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 63, एआर कैन बी सिंबॉलिकली रिटन एज, सिंबॉलिकली क्या होगा? टीआर डिवाइडेड बाय क्यू। करेक्ट इज ऑप्शन सी। Question number 64. AR is also known as price. Beta, AR is also known as price and AR curve is also known as demand curve. Question number 65. Marginal revenue can be defined as the change in total revenue resulting from change in TR resulting from change in output. ठीक है, तो purchase of an additional unit of commodity, नहीं, sale of an additional unit of commodity, sale of subsequent units of product. Correct would be sale of additional unit of commodity. रेवेन्यू जो आपको मिलता है, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम हर एक्स्ट्रा यूनिट बिकने पर। ठीक है, दैट इज व्हाई द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। व्हेन ई इज ग्रेटर देन 1, बेटा ये वाला फॉर्मूला है, एम आर इज इक्वल टू ए आर इंटू ई माइनस 1 अपॉन ई। अगर ई का वैल्यू 1 से बड़ा है तो एम आर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अगर ई का वैल्यू 1 के बराबर है तो एम आर का वैल्यू 0 आएगा, और अगर e इज लेस देन 1, अब e का वैल्यू 1 से छोटा हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में mr का वैल्यू नेगेटिव चला जाएगा। करेक्ट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69, इन इकोनॉमिक्स द टर्म मार्केट रेफर्स टू, मार्केट किसे बोलते हैं? प्लेस वेयर बायर एंड सेलर बार्गेन अ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर अ प्राइस। एब्सोल्युटली करेक्ट यार, जहाँ पे बायर एंड सेलर कॉन्टैक्ट में आते हैं और ये प्रोडक्ट या सर्विस बार्गेन करेंगे किसी प्राइस के लिए, ऑप्शन ए ही सही है। क्वेश्चन नंबर 70, अंडर परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म इज, प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर वाला तो रिजेक्ट होता है, प्राइस टेकर एंड नॉट प्राइस मेकर, डी ऑप्शन सही है। मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर, मोनोपोलिस्ट को प्राइस मेकर बोला जाता है। 72,
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किसका फीचर है? मोनोपोली में देके रखा है ये टॉपिक, ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स ऑफ मोनोपोली। 73 है, अंडर मोनोपोली द डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस इज मोर, sorry, none, some, very considerable, none of the above, but a very considerable। मोनोपोलिस के पास पूरा कंट्रोल होता है यार प्राइस और आउटपुट को लेकर, तो इट हैज अ वेरी कंसिडरेबल, मतलब बहुत ज्यादा, अ वेरी हाई कंट्रोल, एंड दैट इज व्हाई करेक्ट इज ऑप्शन सी। बेटा ये क्वेश्चन है ना एग्जाम में, स्कैनर में तुम्हें बहुत रिपीटेडली मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, जनरली पेरिशेबल गुड्स लाइक बटर, मिल्क, बटर, एग्स, मिल्क, वेजिटेबल्स एटसेट्रा विल हैव, पेरिशेबल गुड्स का कैसा डिमांड होगा? पेरिशेबल गुड्स का डिमांड, सॉरी, पेरिशेबल गुड्स का मार्केट पूछ रहे हैं। मार्केट किस टाइप का होगा? पेरिशेबल गुड्स किस में आ रहे थे? लोकल मार्केट में आ रहे थे, ठीक है। हालांकि यार आज की तारीख में ये सारे चीजें इररेलेवेंट हो गई है, लेकिन जो मॉड्यूल में एग्जाम्पल दिए हैं वो तुम्हें याद तो करने ही पड़ेंगे। पेरिशेबल गुड्स वाज अ पार्ट ऑफ लोकल मार्केट। अब तुम्हें ये ग्राफ देके रखा है, वेरी गुड ग्राफ। एट प्राइस P1 द फर्म इन द फिगर शुड प्रोड्यूस, बताओ P1 वाली प्राइस, ये वाली प्राइस दिख रही है, इस पे फर्म को कितना बनाना चाहिए? ये तुम्हारा एवरेज रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू है, ठीक है, फर्म को कुछ भी नहीं बनाना चाहिए। करेक्ट इज ऑप्शन ए, जीरो आउटपुट शुड बी प्रोड्यूस। क्यों? क्योंकि बेटा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऊपर है और एवरेज रेवेन्यू नीचे है, ये शट डाउन पॉइंट है। इफ योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज अबव एवरेज रेवेन्यू, तो बेटा फर्म को कुछ भी नहीं बनाना चाहिए, फर्म को अपना बिजनेस बेसिकली बंद कर देना चाहिए। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 76, सेक्युलर पीरियड इज ऑल्सो नोन एज वेरी लॉन्ग पीरियड, पर्यायवाची है वेरी लॉन्ग पीरियड का। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट इज एन एग्जांपल, डायरेक्टली मॉड्यूल में देके रखा है, रेगुलेटेड मार्केट है, रेगुलेटेड बाय सेबी। 78, द मार्केट फॉर अल्टीमेट कंज्यूमर, अल्टीमेट कंज्यूमर कहाँ से खरीदता है? तुम्हारे मेरे जैसे लोग खरीदते हैं फ्रॉम रिटेल मार्केट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 79, द कंडीशन फॉर प्योर कंपटीशन इज, प्योर कंपटीशन के पहले, परफेक्ट कंपटीशन के पहले 3 पॉइंट्स प्योर कंपटीशन के होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, होमोजेनस प्रोडक्ट, तो करेक्ट इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। प्योर ओलिगोपोली इज बेस्ड ऑन डैश प्रोडक्ट्स, कैसे प्रोडक्ट्स? प्योर ओलिगोपोली जो होती है वो होमोजेनस प्रोडक्ट्स की होती है, और इम्प्योर जो होती है, इम्परफेक्ट जो होती है, वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स की होती है। करेक्ट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 81, इन ओलिगोपोली when the industry is dominated by one large firm which is considered as the leader of the group, बेटा ऐसी ओलिगोपोली को बोलते हैं पार्शियल ओलिगोपोली, जहां पे एक मार्केट लीडर इमर्ज हो जाता है। क्वेश्चन 82, व्हेन द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड थ्रू अ सेंट्रल बॉडी, सिर्फ सेलिंग हो रहा है सेंट्रल सिंडिकेट के थ्रू, तो इसे बोला जाता है सिंडिकेटेड ओलिगोपोली, ऑप्शन डी। डायरेक्ट डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 83, व्हेन द मोनोपोलिस्ट डिवाइड्स द customers into separate sub-markets and charges different prices in different sub-markets। आपने एरिया के बेसिस पे अगर पूरे मार्केट को डिवाइड कर दिया है और अलग अलग मार्केट में आप अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हो, तो बेटा ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है थर्ड डिग्री का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन सी गिवन बाय पीगो। 84, under dash the monopolist will fix a price which will take away the entire consumer surplus। बेटा फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में पीगू ने ऐसा कहा है कि कंज्यूमर सरप्लस जीरो हो जाता है, इसलिए करेक्ट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 85, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज रिलेटेड टू, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टाइम के बेसिस पे हो सकता है, जैसा हमने डिस्कस किया था मूवी के केस में। देन साइज ऑफ परचेज, कितना आप क्वांटिटी खरीद रहे हो, वॉल्यूम के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, इनकम के बेसिस पे भी हो सकता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी, एनी ऑफ द अबव। क्वेश्चन 86, द फर्म एंड इंडस्ट्री आर सेम, कौन से मार्केट में? मोनोपोली में फर्म और इंडस्ट्री सेम हो जाते हैं क्योंकि एक ही फर्म है पूरे मार्केट में। क्वेश्चन 87, डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोली फर्म विल बी, मोनोपोलिस्ट का डिमांड कर्व कैसा होगा? इट विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर आप प्राइस बढ़ाओगे तो आउटपुट सोल्ड डेफिनेटली कम हो जाएगा, उल्टा रिलेशन होगा प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। क्वेश्चन 88, इफ द एवरेज कॉस्ट इज हायर देन द एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट बड़ा है इन कंपैरिजन टू एवरेज रेवेन्यू, देन द फर्म इनकर्स, ऐसी सिचुएशन में फर्म क्या इनकर करेगी? लॉस, राइट, इट विल बी इनकरिंग लॉसेस, एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। करेक्ट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है? प्राइस रिजिडिटी इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोली, नहीं ये तो ओलिगोपोली का फीचर होता है। बी, सेलिंग कॉस्ट आर पॉसिबल अंडर परफेक्ट कंपटीशन, नहीं ये सेलिंग कॉस्ट इनकर ही नहीं करते हैं हम परफेक्ट कंपटीशन में। सी, व्हेन द परफेक्ट कंपटीशन
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डू नॉट मूव फ्रीली, परफेक्ट मोबिलिटी होती है परफेक्ट कंपटीशन में तो इनफैक्ट। एंड डी, एन इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ मेनी फर्म्स, डी ऑप्शन सही है, एक इंडस्ट्री में ढेर सारी फर्म्स आती हैं। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा गलत लग रहा है? अंडर मोनोपोली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री, ये तो सही है यार, दोनों सेम होते हैं क्योंकि एक ही सेलर है पूरे मार्केट में। और मोनोपोलिस्ट में रेस्ट्रिक्ट द आउटपुट एंड रेज इट्स प्राइस, वो अपना आउटपुट रोक सकता है कहीं भी और अपनी प्राइसेस भी बढ़ा सकता है, वो इकलौता सेलर है, वो मनमानी कर सकता है। सी, commodities offered for sale under a perfect competition will be heterogeneous, ना ना ना, it will be homogeneous, ठीक है, इसलिए incorrect statement है option C and that's why it's the correct option. Question number 91 पे आ जाते हैं। For market the essential condition is पर्टिकुलर जोग्राफिकल प्लेस, ऐसे जरूरी है क्या कि एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल प्लेस हो? आज की तारीख में तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। बी, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, नहीं, रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड दोनों तरह के हो सकते हैं मार्केट्स। सी, क्लोज कंटैक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, डेफिनेटली ये सही है, बायर्स एंड सेलर्स के बीच में क्लोज कंटैक्ट होना जरूरी है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है एंड दैट इज व्हाई यू शुड मार्क दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन 92, assume that the price is rupees 10, जब प्राइस 10 रुपए है, क्वांटिटी डिमांडेड इज 5 यूनिट्स, and when the price is rupees 12, quantity demanded is 4 units. अपने को मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। टीआर हो गया 10 इंटू 5 50 एंड 4 इंटू 12 48। बेटा एमआर क्या हो गया? टीआर एन माइनस टीआर एन माइनस 1। 4 से 5 यूनिट पे जाने में कितना एमआर बढ़ा है? बेसिकली बेटा ये 4 और 5, 4 नीचे है 5 ऊपर है, ठीक है। तो अगर आप 4 से 5 यूनिट पे जा रहे हो तो 50 माइनस 48 करना पड़ेगा, दैट गिव्स अस 2 रुपीज। 2 रुपीज इज योर मार्जिनल रेवेन्यू, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, राइट। तुम्हारा 4 से 5 यूनिट जाने में 2 रुपए से रेवेन्यू बढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर 92, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू, एवरेज रेवेन्यू क्या है? प्राइस होती है कमोडिटी की, नथिंग बट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। करेक्ट इज ऑप्शन बी, change in quantity graphically it denotes the firm supply, ना, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 94, एग्जांपल ऑफ अ कमोडिटी said to have an international market, बेटा इंटरनेशनल मार्केट कौन सी कमोडिटीज का होता है? प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, इन सब का एग्जांपल देके रखा है। पेरिशेबल गुड्स का तो लोकल मार्केट है, हाई वैल्यू एंड स्मॉल बल्क कमोडिटीज, बी सबसे सही है। प्रोडक्ट हुज ट्रेडिंग इज रेस्ट्रिक्टेड बाय गवर्नमेंट, उसको आप क्यों ट्रेड करोगे ना इंटरनेशनली, ठीक है। एंड बल्कि आर्टिकल्स का भी जनरली लोकल मार्केट में ट्रेडिंग होता है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 94 पे आ जाते 95 पे आ जाते हैं। वीकली मार्केट इज एन एग्जांपल ऑफ, वीकली मार्केट रेगुलेटेड तो नहीं है, गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं होता, स्पॉट भी हो सकता है, फॉरवर्ड भी हो सकता है, इट इज बेसिकली अनरेगुलेटेड मार्केट, ठीक है। अ गुड क्वेश्चन अगेन, वीकली मार्केट जनरली अनरेगुलेटेड होते हैं, बियॉन्ड गवर्नमेंट कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 96, कंसिडर सॉरी कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म आर, एक फर्म इक्विलिब्रियम में कब आती है? एमआर इज इक्वल टू एमसी एंड आफ्टर बिकमिंग इक्वल मार्जिनल कॉस्ट शुड बी राइजिंग। तो एमआर एमसी बराबर होने चाहिए, ओके। एमसी शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो, ये बी लुक्स करेक्ट। एंड एमआर एआर बराबर होने चाहिए, नहीं ये तो गलत है। एमआर इज इक्वल टू एमसी एंड एमसी शुड हैव अ पॉजिटिव स्लोप। बेटा दोनों कंडीशंस ऑप्शन डी में कवर हो रही है, एमआर एमसी बराबर होने चाहिए और बराबर होने के बाद मार्जिनल कॉस्ट शुड बी राइजिंग, मतलब मार्जिनल कॉस्ट शुड हैव अ पॉजिटिव स्लोप। यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट यू शेप्ड, एमआर हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एमआरएमसी बराबर होना चाहिए और बराबर होने के बाद इसे काटना चाहिए, मार्जिनल सॉरी मार्जिनल कॉस्ट शुड हैव अ पॉजिटिव स्लोप, करेक्ट इज ऑप्शन डी। गुड क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन नंबर 97, नेचुरल मोनोपोली कब आती है यार? नेचुरल मोनोपोली तब आती है जब आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट हो रहा है। इसका क्या मतलब है? मतलब एक सिंगल फर्म प्रोड्यूस करे आउटपुट, वो ज्यादा बेनिफिशियल है पूरी इंडस्ट्री के लिए रादर देन मल्टीपल फर्म्स प्रोड्यूसिंग इट, ओके। तो व्हेन देयर आर लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मैंने तुमको ये पॉइंट मार्क करवाया था जब हमने थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 98 पर आ जाते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन नॉट परसिस्ट अंडर द फॉलोइंग मार्केट फॉर्म, कि इसमें नहीं कर सकते, परफेक्ट कंपटीशन में आप बिल्कुल नहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकते प्राइसेस, क्योंकि बायर्स आर having perfect knowledge. Next is Sweezy's model explains the concept of price rigidity relating to the following market form. किसमें है price rigidity? Oligopoly market में, option A. Question number 100, that is the contribution of monopoly market and monopoly market and monopsony. Combination of monopoly and monopsony is called.
मोनोपोली और मोनोपोली का कॉम्बिनेशन, एक सेलर और एक बायर का कॉम्बिनेशन होता है बायलेटरल मोनोपोली। करेक्ट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 101, price varies by attributes such as location by a consumer segment। कौन सी डिग्री है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की? लोकेशन और कंज्यूमर सेगमेंट के बेसिस पे जो वैरी कर रही होती है वो है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। करेक्ट इज ऑप्शन सी। इसके साथ ये चैप्टर होता है खत्म। इफ यू हैव स्पेसिफिक डाउट इन एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ द मॉड्यूल, यू मे प्लीज पोस्ट इन द कमेंट।